नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 10 नवंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे आइसबर्ग और आइस शेल्फ के बीच में क्या अंतर है। मोस्टली जो आइसबर्ग जो होता है वो ग्रीनलैंड में पाया जाता है और आइस शेल्फ जो होता है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। इसका सबसे मुख्य अंतर है कि आइस शेल्फ जो होता है वो बहुत बड़ा भूखंड में जुड़ा हुआ होता है और आइस शेल्फ से ही टूटकर आइसबर्ग बनता है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से फिगर में भी देखेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ऑनलाइन जुआ, जो कि पोकर और रम्मी जैसा जुआ का बात किया जा रहा है। ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा, खासकर पोकर और रम्मी पे, हाई कोर्ट का कहना है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः कहा जाता है, ये बात है मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने गुरुवार को तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम 2022 को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया और निषेध केवल मौका के खेल पर लागू होता है, मतलब कि गेम ऑफ चांस जो लक पे खेला जाता है। तो यही कहा जाता है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये जो पोकर और रम्मी का खेल है इसमें स्किल की जरूरत होती है, ये सिर्फ जुआ नहीं है। ठीक है, इसी के लिए इन दोनों गेम्स को जुआ के प्रतिबंध में लागू नहीं किया गया, पोकर और रम्मी को प्रतिबंधित नहीं किया गया। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अ मेंसुरेशनल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस, मतलब कि मासिक धर्म स्वच्छता नीति को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, जहां देश का लगभग आधी जनसंख्या महिलाएं हैं और उन्हें लगभग 40 से 50 वर्षों तक ये हर माह झेलना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को एक निश्चित पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और जो खास के आवश्यक है सैनिटरी पैड्स, उसे महिलाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, खासकर उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, जब वास्तविकता खुद को दोहराती है तो क्या कहानी को दोहराया जाना चाहिए, मतलब कि व्हेन रियलिटी रिपीट्स इटसेल्फ शुड द नैरेटिव्स, उसको भी दोहराना चाहिए। तो ये मामला जो है वो चेन्नई का है। ठीक है, चेन्नई में अभी साइक्लोन आया था वर्धा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो दोस्त वहां पे फंस गए और वहां बिना पानी और बिना बिजली के कई सप्ताह तक सरवाइव किए। तो वही अपनी दास्तां सुना रहे हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे कोरिलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया वाले हैं, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, आधार प्रमाणीकरण में लगातार गड़बड़ियां आ रही है, मतलब कि आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू टू फेस ग्लिचेज। अभी हाल ही में आरटीआई किया गया था, उसी पे UIDAI द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया कि लगभग 2023 में आधार ऑथेंटिकेशन सेवाएं जो है वो 54 घंटे से ज्यादा, ठीक है, 54 घंटे से ज्यादा बाधित रही, खासकर OTP की देरी से या फिर इंटरनेट के सही कनेक्टिविटी ना होने के कारण और फिर सर्वर स्लो होने के कारण। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज का वर्ल्ड लोकेशन। तो ये है आइसबर्ग और ये है आइस शेल्फ। ठीक है, तो आइसबर्ग जो मुख्यतः है ग्रीनलैंड में पाया जाता है और आइस शेल्फ जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है, ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक फिगर है जिसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि ये है आइस शेल्फ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर बताया गया है कि हिमखंड, मतलब कि जो आइसबर्ग होते हैं उसी को हिमखंड कहा जाता है। तो हिमखंड मीठे पानी की बर्फ का एक बड़ा स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ टुकड़ा है, ग्लेशियर या हिम शेल्फ से टूटता है। ठीक है, ये शेल्फ है, इसी से टूटकर बनता है, इसे कहा सकते हैं आइस शेल्फ। और यहाँ अगर छोटा छोटा टुकड़ा देख सकते हैं, आगे के फिगर में हम लोग दिखाएंगे, तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा उसे ही आइसबर्ग कहते हैं। ठीक है, तो एक हिम शेल्फ अभी भी ग्लेशियर या बर्फ की चादर से जुड़ा हुआ है लेकिन तैर रहा है। तो हिम शेल्फ क्या है, तो बर्फ, वह बर्फ जो शेल्फ भूमि बर्फ का एक तैरता हुआ विस्तार है, बहुत बड़ा भाग जो है वो तैर रहा है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ है, वे लगभग 1.561 मिलियन किलोमीटर को कवर करता है। ये जो
हिम सेल्फ है, जिसे आइस सेल्फ भी बोला जाता है। तो अंटार्कटिका के समुद्र तट के 75% हिस्से को कवर करता है आइस शेल्फ। इसके कुल क्षेत्र का 11% कवर करते हैं और 20% बर्फ प्राप्त करते हैं। आगे देख लेते हैं आइसबर्ग के बारे में। देखिए इस तरह का टुकड़ा जो होता है बीच में, देखिए ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे ही आइसबर्ग कहते हैं। समुद्री बर्फ और हिम शेल्फ के बीच क्या अंतर है? तो समुद्री बर्फ, जैसे ये समुद्री बर्फ भी इसे कहा जाता है आइसबर्ग को, मुफ्त रूप से तैरता है और समुद्र हर साल जम जाता है और खुल जाता है, मतलब कि जम जाता है और फिर पिघल जाता है, जबकि हिम शेल्फ से मजबूत रूप से जुड़ा रहता है। जो हिम शेल्फ है वो जमीन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ मुख्यतः हम लोग अंतर समझ गए क्या है। मैं इसी के लिए डाला था कि आज ही मैं सुबह सुबह जब जागा तो देखा वर्ल्ड मैप में, तो सबसे पहले यही नजर आया कि आइसबर्ग, तो आइसबर्ग है तो नीचे आइस शेल्फ क्यों कहते हैं। तो इसी का ढूंढने के बाद ये दोनों डिफरेंस दिखाई दिया, जिससे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। तो आइसबर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका के चारों ओर हिमखंड तैर रहा है। वे ज्वार के पानी के ग्लेशियर या हिम शेल्फ से निकलते हैं। इसका जो आकार होता है वो छोटे आकार से होता है। तो आइसबर्ग के बारे में हम लोग समझ गए कि ये जो होता है आइस शेल्फ से टूट कर बनता है, इसे ही आइसबर्ग कहते हैं। और ये जो है ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ और एक कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हिमखंड का 90%, ठीक है, आइसबर्ग का 90% द्रव्यमान जो होता है वो पानी के अंदर होता है। देख सकते हैं इस फिगर में ज्यादातर भाग जो है वो पानी के अंदर है और हिमखंड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जल स्तर के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इधर 90% और इधर 10%। ठीक है, तो क्लियर हो गया आइस शेल्फ और आइसबर्ग। अब इसमें भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो बड़ा सा क्षेत्र है इसे आइस शेल्फ कहते हैं और ये जो टूटा हुआ छोटा छोटा भाग है इसे आइसबर्ग कहते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ऑनलाइन गेम, जो कि पोकर और रम्मी की बात की जा रही है, तो पोकर और रम्मी पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। ये जो मुख्य मामला है वो मद्रास हाईकोर्ट के मामला है, जो थर्सडे मतलब कि यस्टरडे, कल के दिन ये फैसला आया कि जो ऑनलाइन गैमलिंग बैन वोंट अप्लाई टू पोकर एंड रम्मी। तो हाईकोर्ट ने बताया कि 2022 के अधिनियम केवल ऑनलाइन गेम से संबंधित है, ऑफलाइन गेम से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम विनियमन अधिनियम 2022 को पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन फैसला सुनाया कि निषेध केवल मौके के खेल, मतलब कि जिसमें सिर्फ लक का उपयोग होता है, ठीक है, गेम ऑफ लक, जैसे यहाँ पे मैं क्लियर किया हूं, गेम ऑफ लक, और यहाँ पे गेम ऑफ स्किल की बात की जा रही, तो मौके का खेल इसी को कहा जाता है गेम ऑफ लक। तो यहाँ पे सिर्फ निषेध जो होता है वो केवल लक वाले गेम पे लागू होता है, न कि कौशल के गेम पे, मतलब कि गेम ऑफ स्किल। जैसे उदाहरण दिया गया है रमी और पोकर, जो है हाईकोर्ट का मानना है कि ये जो है वो स्किल का खेल है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश संजय बी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी ऑडी केसबुला ने खंडपीठ से कहा कि राज्य सरकार यह प्रदर्शित करने में बुरी तरह विफल रही है कि रम्मी और पोकर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कौशल के खेल के रूप में घोषित किया है, ऑनलाइन खेले जाने पर मौके के खेल कैसे बन जाएगा। तो यही बात हाईकोर्ट ने पूछा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया था कि पोकर और रम्मी जो है वो पूर्णतः स्किल का गेम है। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में स्टेट गवर्नमेंट इसे बैन करने की बात की जा रही है, तो इसे प्रूफ किया जाना चाहिए कि ये जो गेम है ये लक का गेम है। ठीक है, तो अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है, इसके कारण ही हाई कोर्ट ने इस पर बैन नहीं लगाया है। आगे कहा जाता है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो है वो बॉट्स का उपयोग कर रही है। तो हम लोग जानेंगे कि ये बॉट्स होता क्या है। वो बॉट्स तो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो टेलीग्राम में यूज हुआ था और सबसे ज्यादा वहां से डेटा का चोरी हुआ था। अब इस बॉट्स के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि कभी कभी ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी खेला जा सकता है। तो इसी की बात किया जा रहा है। राज्य का यह तर्क है, याचिकाकर्ता ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बॉट्स का उपयोग कर सकते हैं बिना किसी आधार के। राज्य की ओर से उक्त प्रस्ताव केवल अनुमान पर है, मतलब कि ऐसा ये जब पहला वाला इनका जो दलील था वो अगर सरकार ने नहीं माना, जैसे लक का गेम है या फिर स्किल का गेम है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि ये लक का गेम है, लेकिन ऐसा प्रूव करने में सक्षम नहीं हुई, तो फिर बॉट्स का मामला लाई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
परंतु ये सिर्फ एक अनुमान था, इसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं दिखाई दिया। तो वीडियो गेम में जो वॉट होता है एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विशेषज्ञ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मानव के स्थान पर वीडियो गेम खेल सकता है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य इस्तेमाल किए जा रहे वॉट्स के बारे में प्रमाणिक सबूत नहीं जुटा सका है। यह सॉफ्टवेयर प्रत्येक खिलाड़ियों के हाथों में मौजूद सभी कार्डों को जानता है, साथ ही बंद कार्डों को भी जानता है। यह सॉफ्टवेयर बंद किए गए कार्डों को बदल सकता है, ऐसा कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, जिसके लिए अभी हाई कोर्ट ने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया। इसके अभाव में राज्य की धारणाओं के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत दूर की कौड़ी है। ठीक है, इसमें और कहा जाता है सेम ब्रेन एबिलिटी। फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने लिखा, अब हम डिजिटलीकरण और मनोरंजन के युग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लिखा मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ने लिखा, अब हम डिजिटलीकरण और मनोरंजन के युग में आगे बढ़ रहे हैं। लोग अब क्लबों में खेलने के बजाय ऑनलाइन खेलने लगे हैं। रम्मी और पोकर के खेल, जिन्हें कौशल का खेल के रूप में माना जाता है, अब ऑनलाइन खेले जाने लगे हैं। ऑनलाइन गेम में मस्तिष्क की वही गतिविधि शामिल होगी जो ऑफलाइन गेम के लिए आवश्यक है। तो बेंच ने कहा कि अधिनियम की धारा 2(1) के तहत ऑनलाइन जुआ की परिभाषा को मौके के जुआ मतलब कि गेम ऑफ लक, और इसे कहा जाता है गेम ऑफ स्किल तक सीमित रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे पूरा मामला कि क्यों मद्रास हाई कोर्ट ने रम्मी और पोकर पे बैन लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पोकर और रम्मी जो है वो स्किल का गेम है, लक का गेम नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है अ मेंसुरेशनल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस, मतलब कि मासिक धर्म स्वच्छता नीति को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे केवल एक अनदेखी दुनिया में न्यायपालिका को सरकार को स्पष्ट कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। मुख्यतः इसमें जो कहा गया है कि आधे से लगभग आधी जनसंख्या जो है हमारे पूरे देश की वो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, और लगभग 50 वर्षों तक वुमेन्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव होता है। तो ये हर मंथ की जरूरत है और उनकी स्वच्छता को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव उठाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। खासकर सैनिटरी पैड्स को फ्री में उपलब्ध कराने के लिए और भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उसकी जागरूकता और सुलभ करने के लिए ये सारा आर्टिकल में दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण पर ध्यान देने के साथ एक इष्टतम मासिक धर्म स्वच्छता नीति को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार को देश में सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में प्रति महिला आबादी पर लड़कियों के लिए शौचालयों की संख्या के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो पहले कोर्ट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाया जाए, जिसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया, 4 वीक का। ठीक है, उसके बाद एक और कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ लड़कियों के अनुपात के अनुसार कितने शौचालय हैं, इसका एक निश्चित मॉडल बनाने का भी बात किया गया। उसके बाद मासिक धर्म एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए वास्तविकता है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, जिसमें स्वाभाविक रूप से देश की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत शामिल है। आजादी के बाद 3/4 सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद अब भारत, मतलब कि लगभग 75 वर्ष, इसी को कहा जाता है 3/4। ठीक है, अब भारत मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाने के करीब पहुंच चुका है। तो ये देख सकते हैं कि वाई मेंस्ट्रुएशन हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ खास नहीं है, बेसिक चीजें लोग जानते हैं, लेकिन एक बार पॉइंट वाइज दे देने से क्या होता है कि एक बार ध्यान आकर्षित करता है ये सारा पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। प्रगति और शहरीकरण के विस्तार ने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को युवा महिलाओं के एक बड़े वर्ग की पहुंच में ला दिया है। आगे कहा जाता है कि सामर्थ्य अभी भी एक मुद्दा है, मतलब कि महिलाएं, अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो स्वच्छता के लिए सैनिटरी पैड उपयोग नहीं करती है।
अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के व्यापक समूह की राह में अभी भी बाधाएं खड़ी है। इसका प्रमाण अप्रमाणिक है। नवीनतम राष्ट्रीय नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी स्वच्छता सर्वेक्षण आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कहा जाता है कि 73% ग्रामीण महिलाएं और 90% शहरी महिलाएं मासिक धर्म सुरक्षा की स्वच्छता पद्धति का उपयोग करती है। ठीक है, अभी भी इसमें 27% बची हुई है और इसमें 10% महिलाएं बची हुई है। तो 15 से 24 वर्ष की महिलाओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जो महिलाएं अभी 15 से 24 वर्ष के क्लब में हैं, वे अभी इसका उपयोग ज्यादा कर रही है, लेकिन उससे अधिक उम्र वाली महिलाएं को भी अभी समस्या है, जो अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग कर रही है। तो इसी में कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि जो पिछला रिपोर्ट था NFHS का, NFHS 4 में 58% से बढ़कर NFHS 5 में 78% हो गया। मुख्य रूप से सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा और स्थानीय स्तर पर तैयार नैपकिन सर्वेक्षण में पाया गया कि जो महिलाएं 12वीं कक्षा तक लगभग पढ़ी है, वे प्राथमिकता दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में सैनिटरी पैड्स का उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ पे घनिष्ठ संबंध भी है। उसमें स्कूली शिक्षा न केवल महिलाओं की तुलना में स्वच्छता पद्धति का उपयोग करने की संभावनाओं को दोगुनी कर रही है। ठीक है, दोगुनी से भी अधिक कर दे रही है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर सभी के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या फिर और भी कोई जेंडर हो। मासिक धर्म और कलंक यहाँ पे इसे कहा जा सकता है निंदात्मक सोच के कारण स्कूल छोड़ने, और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिसे कोई रूढ़िवादी परिवार है, जिसे बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, वे महिलाओं को इसलिए स्कूल नहीं जाने देते हैं कि इस तरह के समस्याएं हर महीने महिलाओं को आते हैं या बच्चियों को आते हैं जो 12 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्वच्छता तक पहुंच की कमी हो जाती है, जिसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। उत्पादों, शौचालयों और पानी तक पहुंच की कमी होती है। इसके बीच एकाठ संबंध स्थापित हो जाता है। इन सभी वर्षों में इसे संबोधित करने के लिए एक बहुत कम प्रयास किया गया है, जिससे संवेदनशीलता की बू आती है। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अभी भी सरकार के द्वारा 75 वर्ष स्वतंत्रता का हो गया, फिर भी इस क्षेत्र में अभी भी सरकार के द्वारा सही तरीके से सोचा नहीं गया है। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है, जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को अगर सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, तो इस क्षेत्र में हमें एक निश्चित पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने इसी तरह का एक इनिशिएटिव लिया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाया है, जिसमें फ्रॉम A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट फ्री सैनिटरी पैड्स क्लिक हेयर। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह का काम किया गया है मणिपुर CM के द्वारा। तो केंद्र ने न्यायालय को बताया कि विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एक मसौदा नीति परिचालित की गई है और यह 4 सप्ताह में तैयार होगी। इसी के लिए केंद्र सरकार ने 4 सप्ताह का वक्त मांगा है इस तरह का नीति बनाने के लिए। एक नीति केवल आधी क्रांति है। इस चक्र को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार सभी मासिक धर्म वाली लड़कियों के लिए किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद, मतलब कि जो आवश्यक प्रोडक्ट्स उपयोग होते हैं, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, तो उसका पहुंच सुनिश्चित करें। लेकिन जहां भी महिलाओं को उसकी आवश्यकता हो, वहां साफ शौचालय और पानी भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा नीति को मासिक धर्म के पूरे जीवन चक्र को भी पूरा करना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक प्रभावों की पूरी श्रृंखला प्रदान की जा सके। सरकार को भारत की महिलाओं को देखना, पहचानना और उसकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यही बातें इस आर्टिकल में थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है व्हेन रियलिटी रिपीट्स इटसेल्फ शूड द नैरेटिव्स, मतलब कि जब वास्तविकता खुद को दोहराती है तो क्या कहानी को दोहराया जाना चाहिए। तो इसका मामला जो है, दिसंबर 2016 में चक्रवात साइक्लोन जो आया वर्दा, एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में चेन्नई के पास पहुंचा, जिससे कि मैं और मेरा दोस्त, यही यहाँ पे नरेट कर रहे हैं ये पूरा स्टोरी को, मैं और मेरा दोस्त कई दिनों तक बिजली और पानी के बिना शहर के एक घर में फंसे रहे और साथ ही शहर के अधिकांश निवासी भी इस परिस्थिति में फंसे रहे।
जीवन को किसी तरह सामान्य होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग गया। यहाँ तक कि जब हम नहीं जानते कि क्या ग्लोबल वार्मिंग किसी विशिष्ट तूफान को तेज करने के लिए जिम्मेदार है, साइक्लोन को लाने के लिए जिम्मेदार है, तो हम जानते हैं कि इसके प्रभाव से बड़े पैमाने पर तूफान तेज हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इफेक्ट है, जिसमें वर्दा जैसे तूफान भी शामिल है, जो हर सर्दियों में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनते हैं, और एक बार जब ये तूफान जमीन पर आते हैं तो बहुत सी चीजें घटती है, बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी त्रासदी उत्पन्न हो जाती है। एक यह है कि बाद के सप्ताह, मतलब कि जब 2 सप्ताह बीत जाता है, सामान्य स्थितियां आ जाती है, इन तूफानों से हुई तबाही के बारे में समाचार रिपोर्ट्स, विशेषज्ञों और टिप्पणियों की भरमार लग जाती है। मछुआरों के जाल और नावें क्षतिग्रस्त हो जाती है, मछलियां और मवेशी मारे जाते हैं, लोगों के घर और संपत्तियां उजड़ जाती है, फसलें जलमग्न हो गई, पेड़ विनाश हो गए, संक्रामक रोग का प्रकोप बढ़ गया, गरीबी में भी बहुत स्तर तक वृद्धि हो गई। राज्य पर उदासीनता का आरोप लगाया जाता है कि राज्य ने सही कार्रवाई नहीं की साइक्लोन से लड़ने के लिए, खासकर जब संस्थागत समर्थन गायब होने की सूचना मिलती है। आगे कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के सामाजिक और राजनीतिक परिणाम को एक साथ रखने के लिए ऐसे लेख अमूल्य हैं, लेकिन एक कमीशनिंग संपादक के लिए यहाँ पे क्लियर कटाक्ष किया जा रहा है पब्लिशर पे, ठीक है, लेकिन एक कमीशनिंग संपादक के लिए लेखों की पुनरावृत्ति प्रकृति एक अलिखित दिशा निर्देश के साथ संघर्ष करती है, ठीक है, यहाँ पे अलिखित दिशा निर्देश के साथ एक लिखित लेख संघर्ष करती है। पाठकों को बार बार समान कहानियों से अवगत कराने से रुचि कम हो जाती है, परंतु वहां जो लोग, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि इस तरह का साइक्लोन वहां जहां जिस क्षेत्र में क्षति होती है वही लोग जानते हैं इसके क्या प्रभाव है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। जो दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, जो कोस्टल एरिया से बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए ये साइक्लोन जो लगातार आते हैं, उन्हें लगता है कि ये सभी साइक्लोन तो एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। यही बातें यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है, यानी कि जबकि जलवायु संबंधी आपदाएं हर साल आती है, क्या हर बार एक ही तरह की आपदा आ सकती है? इसके पश्चात रिपोर्ट प्रकाशित करने में योग्यता और पत्रकारों को कुछ नया करने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि साइक्लोन के प्रभाव को सभी लोगों को बेहतर तरीके से जान सके। जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करते हैं और उसे अपने बातचीत का एक मुख्य मुद्दा मानते हैं, कुछ लोग भविष्य की कहानियों से लोगों को, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जो त्रासदी मचती है, खास के साइक्लोन आता है, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी क्षेत्र हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं, तो उनसे भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। यही बातें कहा जाता है, ये कहानियां सिर्फ किसी की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कोई अपना अनुभव साझा कर रहा है लेख के द्वारा। आगे कहा जाता है, इस परिवेश में पत्रकारों को विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि हम संवाद करने के लिए क्या और किसे चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि ये संवाद ही उसे विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे कौन सा टॉपिक को चुनेंगे। तो क्लियर बात है कि देखा जाता है कि जैसे आजकल बॉलीवुड में अगर कोई छोटा खबर भी आता है उसे लगातार न्यूज पे चलाते रहते हैं, परंतु इतने बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज आते हैं, जैसे साइक्लोन की बात की जा रही है, ये लोग अपना जो अनुभव बता रहे हैं उसे उतना वैल्यू नहीं मिल पाता है, इसका प्रभाव पड़ता है। हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता है। जलवायु संबंधी अतिशयोक्ति निराशा और निष्क्रियता को जन्म दे सकती है, ठीक है। बहुत अधिक आशा, मतलब कि कहा जाता है कि अगर ये सारे जो एक्सपीरियंसेज हैं, जो साइक्लोन आ रहे हैं, अगर इनके दुष्परिणाम को हम लोग बताएंगे, तो जो लोग अभी तक जलवायु के बचाव संबंधी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उन्हें जागरूकता मिलेगी, इसी की बात की जा रही है। और आपदा के बाद एक ही तरह की रिपोर्ट बार बार प्रकाशित करने से अरुचि और निष्क्रियता पैदा हो जाती है। तो पत्रकारों को क्या करना चाहिए? तो इसमें यही एक ट्यूब बहुत ही, क्योंकि ये क्लियर बात है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, तो एक पॉइंट हम लोग अभी निर्धारित किए हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे कि 2% से ज्यादा हमारा जो अर्थ का है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, मान लीजिए 10-15 साल लगातार एफर्ट लगाए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करने का प्रयास किया, लगातार हम लोग जितने भी पेट्रोल और डीजल से संबंधित गाड़ियां उसे कम करते गए, ठीक है।
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गए। लेकिन अगर हम लोग 2 साल ही इसको नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर वहीं आ जाएंगे। तो यही क्लियर लिखा गया है, इसमें बहुत अच्छा कोट है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्लो मोमेंटम। किसी बड़े परिणाम के लिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पहुंचने में बहुत धीरे धीरे और बहुत ही संयम रखना पड़ता है, कंटिन्यूटी रखना पड़ता है, तभी किसी निश्चित लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। वहीं अगर थोड़ा सा भी हम लोग भटकते हैं तो वो लगातार गिर जाते हैं। तो इट्स मच इजियर एंड यू हैव मोमेंटम बिहाइंड यू, मतलब कि आपको पीछे अगर खींचने में बहुत ही आसानी होती है किसी को, और ये बहुत तेजी से पीछे हो जाते हैं। यही बातें कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सही उत्तर है, सिवाय इसके कि शायद जलवायु संबंधी आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों को गलतियां करने की गुंजाइश होनी चाहिए। जब तक हमारे पास जलवायु संबंधी आपदाओं के कवरेज को निर्देशित करने, यहाँ मुख्य मुद्दा यही बात है कि जो पब्लिशर होते हैं खास के जलवायु संबंधी न्यूज को लाते हैं तो उन्हें इसे संजीदा से और इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि लोग जागरूक हो, और समाचार प्रकाशन के परिचालन सिद्धांत को साथ इस तरह के कवरेज को संबंध में एक सूचित करने के लिए एक सिद्धांत नहीं है। तब तक पत्रकारों को इस मोर्चे पर कुछ गलत होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे समझाने में असफल हो रहे हैं कि जो लोग प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित नहीं रखते हैं वे इस तरह के न्यूज में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसे अपना प्रेजेंटेशन का तरीका बदलने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूज टू फेस ग्लिचेज, मतलब कि आधार प्रमाणीकरण में लगातार गड़बड़ियां आ रही है। तो देख लेते हैं, अभी हाल ही में आरटीआई किया गया था। एक पीडीएस कार्ड धारक तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के एक आउटलेट पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करता है। आधार प्रमाणीकरण सेवाएं यूआईडीआई सर्वर पर निर्भर होती है। तो नोडल एजेंसी यूआईडीआई ने आरटीआई के जवाब देते हुए कहा कि ओटीपी भेजने में देरी और सर्वर में मामूली उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं के कारण इस साल सितंबर तक 54 घंटे से अधिक समय तक जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो समस्याग्रस्त रही। 2023 में आधार प्रमाणीकरण सेवाएं 54 घंटे से अधिक समय तक बाधित रही, जो दुनिया के सबसे बड़े पहचान मंच के लिए एक महत्वपूर्ण रुकावट को संकेतित करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि सूचना के अधिकार के जवाब में यूआईडीएआई ने क्या क्या कहा, देख लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने खुलासा किया कि एसएमएस द्वारा वन टाइम पासवर्ड भेजने में देरी और लगातार जो इंटरनेट का स्पीड है उसके उतार चढ़ाव और या फिर इंटरनेट रुक रुक कर आना आधार सर्वर द्वारा सितंबर तक पूरे वर्ष में घंटों लंबी अवधि, मतलब कि कुल 54 घंटे 33 मिनट का रुकावट रहा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आधार प्रमाणीकरण 12 अंकीय पहचान पत्र कैसे काम करता है, इसकी की क्या है। जबकि एक कार्ड आमतौर पर भारतीय निवासियों को जारी किया जाता है, सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रमाणीकरण केवल तब होता है जब कोई राशन वस्तुओं तक पहुंचे या उनके सत्यापन के लिए एसएमएस पासकोड में अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड लगाया गया, की लगाया गया और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए पहचान करने की आवश्यकता होती है, तभी आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। यूआईडीआई ने अपने सर्वर के डाउन टाइम के बारे में ईमेल से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था। जब आरटीआई किया गया तो जवाब दिया। आगे कहा जाता है तकनीकी अनिश्चितता, ऑथेंटिकेशन जिसके कई उपाय हैं, जैसे आधार सक्षम एटीएम मशीनें और कुछ सरकारी कार्यालयों में दैनिक कर्मचारी उपस्थिति यूआईडीआई द्वारा प्रशासित सर्वर और दूर संचार ऑपरेटरों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है, जो जरूरत पड़ने पर हमेशा काम नहीं करते हैं। लंबे समय तक और बार बार होने वाली रुकावटें जरूरत पड़ने पर आधार सेवाओं की विश्वसनीयता पे अनिश्चितता पैदा कर रही है। और 2009 में आधार लॉन्च होने के बाद से 100 बिलियन से अधिक ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। 100 अरब, 1 अरब जो होता है 1 बिलियन होता है, याद रखिएगा। तो आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रितिका खेड़ा, जिन्होंने वर्षों तक पहचान क्रम का बारीकियों से अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि तकनीकी विफलताओं पर पहुंच और पारदर्शिता के मुख्य मुद्दे ने लंबे समय से आधार के
विश्वसनीयता पे सवाल उठाया है। तो इसी में एक ईमेल में पूछा गया कि पुष्टि करता है कि जो आधार का सिस्टम है उसमें तकनीकी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूआईडीआई की अक्षमता के कारण लोगों को अनेक प्रकार की समस्याएं होती है और उसका दंड भी भुगतना पड़ता है और उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। उन्होंने फील्ड वर्क का हवाला देते हुए आरोप लगाया जहां सर्वर समस्याएं हो रही है, जहां भी सर्वर समस्याएं हो रही है वहां पे खुद का टावर लगाने की बात की जा रही है, फील्ड में काम करने की बात की जा रही है। आगे कहा जाता है कि यूआईडीआई को इस रुकावटों को अपनी वेबसाइटों पर सबके देखने के लिए प्रकाशित करना चाहिए। जिस तरह का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी समस्या होती है या कहीं कोई कार्य होता है तो पेपर में ऑलरेडी ऐड आ जाता है कि इस क्षेत्र में आज 2 घंटे बिजली नहीं आएगी। या फिर जैसे एसबीआई का भी अगर कोई वेबसाइट का मेंटेनेंस होता है या आईआरसीटीसी का कोई भी वेबसाइट मेंटेनेंस होता है तो वहां पे एसएमएस के द्वारा हमें बता दिया जाता है। तो इसी तरह से एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है जिससे कि आधार उपयोगकर्ता का समस्या ना हो, ऑथेंटिकेशन में समस्या ना हो। ठीक है। अब तक सर्वर व्यवधानों की जानकारी केवल उन एजेंसियों के साथ साझी की जाती है जिसके पास व्यवधान उत्पन्न होने पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए इन प्रणालियों तक पहुंच है। जिनके पास पहुंच है उन्हीं के पास ये भेजा जाता है सर्वर संबंधी व्यवधान की जानकारी, और जिसके पास जो आम आदमी है उसके पास इस तरह का व्यवधान का कोई भी जानकारी नहीं भेजा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।